नमस्कार साथियों। 4 कदम हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा कोसों का मैदान अभी। स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ गई है और अपनी तैयारी को धार देने के लिए सभी तैयार हो जाए। और उसमें सहयोग करने के लिए आगाज़ इंस्टीट्यूट बाड़मेर लेके आया है आपके लिए टेस्ट सीरीज 2.0, जिसके जो प्रथम 2 टेस्ट है वो आपके लिए निःशुल्क रखे गए हैं और 15 दिसंबर से विधिवत रूप से स्टार्ट हो रही है। जो 1 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी व्याख्या लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, बिना विलंब किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कौन सा युग्म असुमेलित है? लल्लूलाल का प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल का ब्रज भाषा व्याकरण, इंसा अल्लाह खां का उदयभान चरित्र और सदल मिश्र का चंद्रावली। तो साथियों, इसमें होगा ब्रज भाषा व्याकरण, जो लल्लूलाल की नहीं है। लल्लूलाल ने साथियों, ये है गद्य चतुष्टय, 4 विद्वान, जिसमें से लल्लूलाल और सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। तो लल्लूलाल की रचनाओं के बारे में देखो तो इनकी एक रचना मिलती है लाल चंद्रिका, जो बिहारी सतसई का अनुवाद है। एक है प्रेम सागर और एक है ब्रजभाषा व्याकरण। जो ब्रजभाषा व्याकरण है वही इनकी मौलिक रचना है। दूसरे सदा सुखलाल है, इनका ब्रजभाषा व्याकरण नहीं है, इनका जो ग्रंथ है वो है सुख सागर। और मुतकबू तवारिक। और इंसा अल्लाह खां का है उदयभान चरित्र, इसका दूसरा नाम मिलता है रानी केतकी की कहानी। और सदल मिश्र का मिलता है चंद्रावली, इसी का ही दूसरा नाम मिलता है नासिकेतो पाख्यान। और एक दूसरा ग्रंथ मिलता है रामचरित्र और हिंदी पर्शियन वोक्यूबलरी। तो साथियों, ये जो 2 विद्वान हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। इनका एक महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल एक क्रम निर्धारित करते हैं। उसमें सबसे स्थान पहला देते हैं सदा सुखलाल को, दूसरा स्थान देते हैं इंसा अल्लाह खां को, तीसरा स्थान देते हैं लल्लूलाल को, और लास्ट में रखते हैं सदल मिश्र को। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि इनकी भाषा कौन सी थी। जो सदा सुख की भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इंसा अल्लाह खान की भाषा कौन सी थी? चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई। और लल्लूलाल की भाषा कौन सी मिलती है? ब्रज रंजित खड़ी बोली। और सदल मिश्र की भाषा में क्या मिलता है? पूर्वीपन। यह हुआ चारों विद्वानों के बारे में सामान्य परिचय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य? प्रेम जोगिनी नाटक में काशी के धर्मा आडंबर का चित्रण मिलता है। सही बात है। ये जो प्रेम जोगिनी नाटक है ये 1875 में आया। इस नाटक को पहले ये काशी के छाया चित्र नाम से और 2 भले बुरे फोटोग्राफ नाम से ये प्रकाशित हुआ था हरिश्चंद्र चंद्रिका के अंदर। तो पहला ऑप्शन राइट है कि प्रेम जोगिनी नाटिका में काशी के धर्मा आडंबर का चित्रण मिलता है। सही बात है। चंद्रावली नाटिका में सभी महिला पात्र है। सही बात है। चंद्रावली नाटिका है ये प्रेम के आदर्श को प्रस्तुत करता है। और इसमें मिलते हैं जो सभी के सभी महिला पात्र है। इनका एक अनुदित नाटक है मुद्रा राक्षस। इसमें सभी पुरुष पात्र मिलते हैं।
और तीसरा ऑप्शन, नील देवी में हिंदू राजा पर मुसलमान आक्रमण का ऐतिहासिक वृत्तांत मिलता है। सही बात है, पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमान आक्रमण का वर्णन मिलता है और नील देवी है, ये क्या है, गीति रूपक है। जो लास्ट ऑप्शन है, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भाण एक पात्रीय नाटक है। जो ऑप्शन गलत है, वेदिकी हिंसा हिंसा भवती ये है प्रहसन। इसमें सामाजिक और धार्मिक असंगतियां हैं, उस पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, प्रहसन है। और जो भाण है, एक पात्रीय नाटक है, वो है विशस्य विस्मोदम। मोसदम, ये एक प्रकार का क्या है, भाण है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ को हटाकर उसके स्थान पर शाहजी राव को गद्दी पर बिठाने का एक देसी रजवाड़ों के अंदर किस तरह का दांव पेच चलता है, उसका वर्णन मिलता है विशस्य विस्मोदम में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने नाटक लिखे थे, 17 नाटक। इसमें से 8 नाटक है जो मौलिक है और 9 नाटक है अनुदित। तो ये हुआ इनके बारे में सामान्य परिचय। तो ऑप्शन डी है जो गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाटक व नाटककार का कौन सा युग्म असुमेलित है? पहला राजा, विष्णु प्रभाकर, राक्षस का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, दरिंदे हमीदुल्ला। तो साथियों, इसमें जो पहला राजा है ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये है जगदीश चंद्र माथुर का। इनके जो नाटक है वो कौन कौन से हैं? एक तो कोणार्क, दूसरा है शारदिया, तीसरा है पहला राजा, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन। ये है जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। जो पहला राजा नाटक है इसमें नेहरू युग का वर्णन है, इलाहाबाद वाले नेहरू का वर्णन है। तो ये हो विष्णु प्रभाकर का ना होकर ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में आपको एक जानकारी रखनी होगी, ये समस्या नाटक के जन्मदाता, के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका कौन कौन सी नाटक है? तो एक तो याद रखो, अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और आधी रात। ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। और नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक में भारत और चीन युद्ध का वर्णन किया गया है। भारत पर चीन आक्रमण की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नेफा की एक शाम नाटक लिखा। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक कौन कौन से हैं? माटी जागीर, जिसके अंदर ग्रामीण योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। वतन की आबरू, इस नाटक में पाकिस्तान और भारत के युद्ध का वर्णन है। अनुष्ठान, इसमें मनुष्य की हिंसात्मक वृत्ति को निरर्थकता को बताया गया है। और एक नाटक मिलता है चतुर्मुर्ग, इसमें नेहरू युग की समस्याओं को चित्रित किया गया है। और लास्ट जो इनका नाटक मिलता है चिराग जल उठा, ये टीपू सुल्तान के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो हमीदुल्ला है जो डी ऑप्शन में, ये राजस्थान से है। इनके जो नाटक मिलते हैं दरिंदे और अन्य कौन कौन से हैं? उत्तर उर्वशी, उलझी आकृतियां, इतनी जानकारी को आपको मद्देनजर रखता होगा कि पहला राजा है विष्णु प्रभाकर का नहीं है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन, पहला राजा। और
जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है ये समस्या नाटक के जन्मदाता है, और इनका जो अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग में, सिंदूर की होली, आधी रात, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। और ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, ये है माटी जागीर, वतन की आबरू, नेफा की एक शाम, चतुर्मुख, अनुष्ठान, चिराग जल उठा। और जो हमीदुल्ला है ये राजस्थान से है, ये कहते हैं कि दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार, उलझी आकृत्या। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब की आखिरी रात प्रसिद्ध एकांकी के एकांकीकार कौन है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एकांकी है। इस एकांकी के एकांकीकार कौन है? ऑप्शन सेठ गोविंदास, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की अन्य एकांकियां भी आपको ध्यान में रखनी होगी। कौन कौन सी? पृथ्वीराज की आंखें, रेस मिटाई, चारू मित्रा, सप्त किरण, चारू मित्रा, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, और रजत रश्मि। ये इतनी हैं जो राम कुमार वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकियाँ। कौन कौन सी? एक तो औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आंखें, रेस मिटाई, चारू मित्रा, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव और रजत रश्मि। सेठ गोविंदास की एक एकांकी आपको हमेशा याद रखनी है, वो कौन सी है? हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक किसकी एकांकी है? ये सेठ गोविंदास की है। उपेंद्र नाथ अस्क, इसकी 3 एकांकी आपको याद रखनी होगी। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक और जोंक। ये तीनों उपेंद्र नाथ अस्क की महत्वपूर्ण एकांकियाँ कौन कौन सी है? लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक और जोंक। और उदय शंकर भट्ट की एक एकांकी है स्त्री का हृदय, बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। स्त्री का हृदय किसका है? उदय शंकर भट्ट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पढ़ते टाइम असंगत है, संगत है, क्या कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको सबसे पहले मार्क करना है। उपन्यास और उपन्यासकार, देहाती दुनिया, शिव पूजन साय, चंद हसीनों की खतूत, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र और अर्धनारीश्वर, उदय शंकर भट्ट। तो साथियों अर्धनारीश्वर उदय शंकर भट्ट का नहीं है, बल्कि किसका है? विष्णु प्रभाकर का। इस उपन्यास को क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा इनके और कौन कौन के उपन्यास है? ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो किसका है? विष्णु प्रभाकर का है, और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जैनेन्द्र का जो मुक्तिबोध उपन्यास है, इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यास आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन से है? फर्क, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। ये सारे के सारे जैनेन्द्र के उपन्यास है। कौन सा? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। और जो मुक्तिबोध है ये भी जैनेन्द्र का उपन्यास है, और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चंद हसीनों की खतूत, ये पांडे बेचन शर्मा का उग्र है, उग्र का है उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जो भी उपन्यास है, जो लेखन है, इसको बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत जो पत्रिका थी उसके माध्यम से क्या कहा था? घासलेटी साहित्य। क्या कहा था? घासलेटी साहित्य। इनका जो चंद हसीनों की खतूत है, इसमें मुरारी और नरगिस के प्रेम को, हिंदू मुस्लिम प्रेम को प्रकट किया गया है। चंद हसीनों की खतूत है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ये पत्रात्मक प्रविधि में, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा
हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और इसके साथ ही पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक भी माना जाता है। और विश्व में कौन है? जोला को। और भारत में हिंदी साहित्य का किसको माना जाता है प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक? पांडे बेचन शर्मा उग्र के को माना जाता है। इसके अन्य उपन्यास कौन कौन से? चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बदुआ की बेटी, सरकार तुम्हारी आंखों में, शराबी, फागुन के दिन 4, जी जी जी। ये है जो बेचन शर्मा उग्र के महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जो ए ऑप्शन में है देहाती दुनिया, शिव पूजन साय का उपन्यास है। ये कब आया था? 1926 के अंदर। शिव पूजन साय को एक विद्वान थे गोपाल राय। गोपाल राय ने हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यासकार माना था। और शिव पूजन साय को क्या माना जाता है? शिव पूजन साय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिव पूजन साय को। और इसका उपन्यास देहाती दुनिया कब लिखा गया था? 1926 में। और इसी को ही डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है, जिसमें मध्य वर्गीय चेतना ज़्यादा मिलती है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री और जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क के जो उपन्यास है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। कौन कौन से हैं? सितारों का खेल, गिरती दीवारें। ये जो गिरती दीवारें हैं ये फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू की के आधार पर गिरती श्रृंखला, कई गिरती दीवारें हैं जो कई श्रृंखलाओं में लिखा गया था। और कौन कौन सा है? बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, एक रात का नरक। और इसी का जो अगला भाग है, एक नन्हा कंदील, शहर में घूमता एक आईना, और भी है जैसे बांदोना नाव, इष्टावन, निमिषा, पलटती धारा, शहर में घूमता एक आईना, एक रात का नरक, एक नन्हा कंदील, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राग, गिरती दीवारें, सितारों का खेल, सारे के सारे किसके उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्क को। और उपेंद्रनाथ अश्क को ही मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास है, कितने उपन्यास है? 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा न होकर क्या है? उपन्यास है। चारू चंद्रलेख, राजा सातवान और चंद्रलेख को आधार बनाकर लिखा गया है। पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना होगा कि कई बार पूछते हैं कि इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो ये 1946, 1963 में, और 1973 और 1976, ये आपको याद रखना होगा। और इस एक साथ एक बात और याद रखनी होगी कि हजारी प्रसाद ने अपने उपन्यासों को क्या कहा था? गप कहा था। कि किसने अपने उपन्यासों को गप कहा था? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला उपन्यासकार एवं उनके उपन्यासों का कौन सा युग्म असुमेलित है? 55 खंबे, लाल दीवार, उषा प्रेमवदा, बिल्कुल राइट। बेघर नासिरा शर्मा का नहीं है। किसका है? ममता कालिया। सी ऑप्शन। कठ गुलाब मर्दुला गर का है। पीली आंधी प्रभा खेतान गाय। तो देखो जो उषा प्रेमवदा है इसके कौन कौन से हैं? एक तो हो गया 55 खंबे, लाल दीवार, और कौन कौन से है? रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी,
भय कबीर उदास। ये सारे के सारे किसके उपन्यास है? उषा प्रेमदा के। तो ममता कालिया के कौन कौन से हैं? बेगर। बेगर होने के बाद में नरक दर नरक, नरक दर नरक, साथी, लड़कियां, दुखम सुखम, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, लड़कियां, प्रेम कहानी। एक सारे के सारे किसके उपन्यास है? ममता कालिया के। कौन कौन से? बेगर, नरक दर नरक, साथी, लड़कियां, दुखम सुखम, एक पत्नी की नोट्स, प्रेम कहानी। एक पति की नोट्स किसका है? यह है महेंद्र भल्ला का। तो जो मृदुला गर्ग है इसके उपन्यासों को भी देखते हैं। कौन कौन से हैं? उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, वंशज, अनित्य और कठ गुलाब। प्रभा खेतान। प्रभा खेतान के कौन कौन से हैं? आओ पेपे घर चले, यूएसए की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तालाबंदी, छिन्नमस्ता और पीली आंधी। ये किसका है? प्रभा खेतान के। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता और पीली आंधी। जो बेगर है ये नासिरा शर्मा का नाम होकर किसका है? ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, कहानी मनुष्य की उड़ती गिरती भावनाओं का चित्रण है। कहानी के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन प्रेमचंद, नामवर सिंह, गोपाल राय और जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी क्या कहते हैं कि कहानी मनुष्य की उड़ती गिरती भावनाओं का चित्रण है। कहानी के बारे में 2-3 बातें और याद रखना कि नामवर सिंह क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती। छोटे मुंह बड़ी बात करती, ये कौन कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद और क्या कहते हैं? मनुष्य की शुद्धता में ही महानता का अनुसंधान कहानी कहलाती। किसमें? मनुष्य की शुद्धता में महानता का अनुसंधान क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। और क्या कहते हैं कि कहानी मनुष्य की उड़ती गिरती भावनाओं का चित्रण है। प्रेमचंद के जो कथन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि प्रेमचंद कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। और साथ में कहते हैं कि एक श्रेष्ठ कहानी वही होती है जिसमें आत्मा की एक झलक मिल जाए। तो दोस्तों कहानी के बारे में विद्वानों के कथन याद रखना। नामवर सिंह का कथन है, ये स्कूल व्याख्याता के अंदर आया हुआ है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। और जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कहानी मनुष्य की उड़ती गिरती भावनाओं का चित्रण है। और दूसरे कहते हैं कि मनुष्य की जो क्षुद्रता में महानता का अनुसंधान करती है वही कहानी कहलाती है। और दूसरे कहते हैं कि साहित्य की लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात ही
कहानी है। और प्रेमचंद के जो दो कथन हैं वो आपको याद रखना है। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वही है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, और दूसरी जो बात कहते हैं कि जिसमें आत्मा की एक झलक मिल जाए वही श्रेष्ठ कहानी है। तो ये हुए कहानी के बारे में विद्वानों के मत। कौन सा कथन असत्य है? तो जो पहला ऑप्शन है बलिदान कहानी प्रेमचंद की किसान जीवन पर आधारित कहानी है। सही बात है, बलिदान कहानी किस पर आधारित है? किसान जीवन के ऊपर लिखी गई है। कमलेश्वर ने कहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध अय्यास प्रेतों का विद्रोह नाम से किया। राजेंद्र यादव ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना और उसकी माँ बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध कहानी है। ये ऑप्शन इसमें गलत कौन सा है? राजेंद्र यादव ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना। हिंदी की पहली कहानी परिंदे को कौन मानते हैं? नामवर सिंह। नामवर सिंह परिंदे को, निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। जो प्रेमचंद की जो बलिदान कहानी है ये एक किसान का नाम मिलता है गिरधारी। क्या नाम मिलता है? गिरधारी। इसको आधार बनाकर प्रेमचंद ने कृषक जीवन के ऊपर जो पहली कहानी लिखी गई थी वो थी बलिदान, और जो अंतिम कहानी है किसान जीवन के ऊपर वो है पूस की रात। दूसरे ऑप्शन में क्या है? कमलेश्वर ने कहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध अय्यास प्रेतों का विद्रोह लेख लिखा था। किसमें लिखा था? धर्मयुग पत्रिका में। धर्मयुग पत्रिका के अंदर इन्होंने एक लेख लिखा था और उन कहानीकारों की जो भोगवर्दी है, यौन कुंठा है, उसका उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और राजेंद्र यादव ने परिंदे को कहानी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना था। राजेंद्र यादव और मथुरेश ने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना था? उसने कहा था ये 1915 में आई थी। कौन सी पत्रिका के अंदर? सरस्वती पत्रिका के अंदर आई थी और हिंदी की श्रेष्ठ कहानी है, इसी को हिंदी की पहली कहानी मानते। तो पूछ सकते हैं कि उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली कहानी कौन मानते हैं? तो राजेंद्र यादव और मथुरेश। उसकी माँ बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध कहानी है। सही बात है। इसी कहानी के आधार पर आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी उग्र जी को हिंदी के पहले राजनीतिक कहानीकार मानते। किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र जी को हिंदी के पहला राजनीतिक कहानीकार माना। कौन सी कहानी के आधार पर? उसकी माँ कहानी के आधार पर। पांडे बेचन शर्मा उग्र है जो क्रांति चेतना मिलती है इनकी कहानियों में। इनका एक 1925 में चिनगारिया जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसमें बहरा थी, उसको अंग्रेज सरकारों ने क्या 1928 में जब्त कर लिया था। चिनगारिया कब आई थी? 1925 में। और 1925 में, और जिसको जब्त किया था 1928 में। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके विषय में? शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कलम की कारीगरी को समझने वाले, तो इसका आंसर क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी। और क्या कहते हैं कि ये पैचीले मजमून बांधने के प्रेमी हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। और कलम की कारीगरी को समझने वाले। और कहते हैं कि इनके हर वाक्य से क्या टपकती है? रहीसी। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में भी शुक्ल क्या कथन कहते हैं कि ये सार्थक बात कहने वाले निबंधकार हैं। और प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी का एडिशन। बालकृष्ण भट्ट इन्होंने स्त्रियों के ऊपर सर्वाधिक लिखा था। पूछ सकते हैं कि स्त्रियों पर सर्वाधिक निबंध किसने लिखे? तो बालकृष्ण भट्ट स्त्रियों पर मैक्सिमम निबंध लिखे थे। और शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का क्या माना? स्टील। और बच्चन सिंह क्या कहते हैं? ये क्या है? खड़ी बोली के आदि आचार्य।
गद्य के आदि आचार्य। और महावीर प्रसाद के जो निबंध उनको शुक्ल जी क्या कहते हैं? बातों का संग्रह। ये एग्जाम में आ सकता है कि किसके निबंधों को शुक्ल जी कहते हैं बातों का संग्रह? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का स्टील किसको कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। बच्चन सिंह ने कहा था कि गद्य के आदि आचार्य। और स्त्रियों पर सर्वाधिक किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। पूछ सकते हैं कि शुक्ल जी ने सार्थक बात कहने वाले निबंधकार किसको माना? तो माना था प्रताप नारायण मिश्र को, और इन्हें हिंदी का एडिशन माना। और कलम की जो कारीगरी समझने वाले, पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी, ये किन के बारे में कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। निबंध एवं निबंधकार का कौन सा युग्म संगत नहीं है? मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। गंधमादन, कुबेरनाथ राय। पगडंडियों का जमाना, विद्यानिवास मिश्र। जो डी ऑप्शन है ये गलत है। पगडंडियों का जमाना किसका है? हरिशंकर परसाई का। पगडंडियों का जमाना, सदासार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास संदन घिसे, ये जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखे थे ये किसने लिखे थे? हरिशंकर परसाई ने। और विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध है, चितवन की सा, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, ये जो निबंध लिखे गए थे ये ललित निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। और गंधमादन है ये कुबेरनाथ राय का है, और ये भी ललित निबंधकार है। इनके जो निबंध है प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, और भी निबंध है, महाकवि की तर्जना, आगम की नाव, पत्र मणिपुंतुल के नाम। ये सारे के सारे निबंध किसके हैं? कुबेरनाथ राय के। कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार है? ललित निबंधकार है। और आस्था और सौंदर्य ये निबंध किसका है? रामविलास शर्मा का। और अन्य कौन से हैं? प्रकृति और परंपरा, प्रकृति से साहित्य की समस्याएं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, ये सारे के सारे निबंध किसके हैं? रामविलास शर्मा के। और अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में पूछा जाता है इन्होंने कितने निबंध लिखे? तो कितने निबंध लिखे? 6 निबंध लिखे थे। एक आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट विटमैन। और एक बात याद रखना, इनका जो कन्यादान जो निबंध है वो पुनः किस नाम से लिखा गया था? नैनो की गंगा। किस नाम से लिखा गया था? नैनो की गंगा के नाम से पुनः प्रकाशित किया था इन्होंने। अब ये आया आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन। दस्तक जिंदगी की एवं मोड़ जिंदगी का नामक 2 भागों में आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन ममता कालिया, पद्मा सचदेवा, प्रतिभा अग्रवाल, मैत्री पुष्पा। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा अग्रवाल। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी 2 भागों में, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। जो ममता कालिया, इनका जो आत्मकथा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार, ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है ममता कालिया की, कितने शहरों में कितनी बार। और पद्मा सचदेवा की जो आत्मकथा है बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी। और प्रतिभा अग्रवाल की तो हो गई दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा भी 2 भागों में। कौन से 2 भाग है? कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर
गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। दो भागों के अंदर मैत्री पुष्पा ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ममता कालिया की कितने शहरों में कितनी बार, पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी, प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, और मैत्री पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, ये आत्मकथा लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला आत्मलेखिका। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? गांधी जी के ऊपर लिखा गया था अकाल पुरुष गांधी। ऑप्शन इसमें राइट है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने गांधी जी के बारे में जो जीवनी लिखी थी वो किस नाम से प्रकाशित हुई? अकाल पुरुष गांधी। तो घनश्याम दास बिरला ने भी 1940 के अंदर बापू नाम से महात्मा गांधी के ऊपर एक जीवनी लिखी थी। घनश्याम दास बिरला ने किस नाम से? बापू नाम से। कब? 1940 में। जैनेन्द्र कुमार की हो गई अकाल पुरुष गांधी। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक जीवनी लिखी थी जयप्रकाश नारायण। और अमृत राय, इन्होंने भी प्रेमचंद, ये प्रेमचंद के पुत्र थे, इन्होंने लिखा था, प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी कलम का सिपाही। कब लिखी थी? 1962 में। प्रेमचंद के ऊपर दो जीवनी और लिखी गई थी। एक तो इनकी पत्नी शिवरानी के द्वारा। कब लिखी थी? 1944 में। प्रेमचंद घर में है। और एक मदन गोपाल, कलम का मजदूर, ये लिखी थी 1964 में। तो प्रेमचंद के ऊपर तीन जीवनी होगी। एक तो अमृत राय ने लिखी थी कलम का सिपाही 1962 में, एक शिवरानी ने लिखी थी 1944 में प्रेमचंद घर में, और एक मदन गोपाल ने लिखी थी कलम का मजदूर 1964 के अंदर। और जयप्रकाश नारायण की जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी रामवृक्ष बेनीपुरी। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने, और घनश्याम दास बिरला ने 1940 में लिखी थी, बापू नाम से जीवनी लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? क्या है? लेखक और उनके यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन, मेरी लद्दाख यात्रा, सही बात है। अज्ञे, एक बूंद सहसा उछली। डॉक्टर रघुवंश, हरिघाटी, कमलेश्वर, तंत्रालोक से यंत्रालोक। तो इसका जो आंसर है वो डी गलत है। ये जो तंत्रालोक से यंत्रालोक है, ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत किस नाम से है? तंत्रालोक से यंत्रालोक। कमलेश्वर का जो यात्रा वृत्तांत है वो है खंडित यात्राएं। और दूसरा कौन सा है? आंखों देखा पाकिस्तान। खंडित यात्राएं और आंखों देखा पाकिस्तान किसके यात्रा वृत्तांत है? कमलेश्वर के। डॉक्टर रघुवंश का हरिघाटी। अज्ञे ने दो लिखे थे। एक तो लिखा था एक बूंद सहसा उछली, ये लिखा था विदेशी पृष्ठभूमि पर। ये पूछ सकते हैं कि अज्ञे ने कौन सा यात्रा वृत्तांत है वो विदेशी पृष्ठभूमि को आधार बना के लिखा था? वो लिखा था एक बूंद सहसा उछली। और दूसरा जो यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर, याद रहेगा। अरे यायावर याद रहेगा। ये इसमें असम से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तक भारतीय भूमि को आधार बनाकर जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया वो कौन सा है? अरे यायावर, याद रहेगा। और एक बूंद सहसा उछली है, ये विदेशी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा गया था। किसने लिखे थे? अज्ञे ने। और राहुल सांकृत्यायन, इनको ये घुमक्कड़ तरह के अंदर आते थे। अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन। जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने बहुत सारी जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र और रूस में 25 मास, ये सारे के सारे यात्रा वृत्तांत किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। लेकिन जो कमलेश्वर का है वो कौन सा है? खंडित यात्राएं और आंखों देखा पाकिस्तान। और तंत्रालोक से यंत्रालोक, ये डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। निम्न में से कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? दीप जले, शंख बजे, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। ये तीनों के तीनों जो रेखा चित्र है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी के। और ये जो दीप जले, शंख बजे, और ये कौन सा? माटी हो गई सोना।
ये जो रेखा चित्र है, माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे, ये लिखे गए थे किसके द्वारा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो साथियों याद रखना कि ये दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना किसके रेखा चित्र है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और माटी की मूर्तें लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी के। संस्मरण एवं उनके लेखक का कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन क्या है? लोकदेव नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह, शिकार विष्णु प्रभाकर, और ये और वे जैनेंद्र। तो इसमें जो शिकार है, ये जो संस्मरण है, ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये किसका है? श्री राम शर्मा का। श्री राम शर्मा। इनके जो संस्मरण है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन कौन से? पहला है शिकार, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, वे कैसे जीते। ये श्री राम शर्मा के महत्वपूर्ण संस्मरण कौन कौन से? शिकार, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा और वे कैसे जीते हैं। और ये और वे जो संस्मरण है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? जैनेंद्र के द्वारा। और घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह है जो नामवर सिंह के छोटे भाई है। दूसरा कौन सा लिखा गया था? अच्छे दिन पाछे भये। पाछे भय। और एक और लिखा गया था संस्मरण, याद होके न याद हो। तो 3 संस्मरण लिखे थे काशीनाथ सिंह ने। कौन कौन सा? एक तो घर का जोगी जोगड़ा, और एक अच्छे दिन पाछे भय, और एक याद होके न याद हो। और लोकदेव नेहरू है, ये जो संस्मरण लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा गया था। दिनकर की एक जो पुस्तक थी संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी जो भूमिका लिखी थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। आगे के प्रश्नों की सटीक व्याख्या के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं राजेश कुमार सर। धन्यवाद मनोहर जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता में मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात हो रही है। तो विकल्प संख्या 1 है, विजयनी विजय वैजयंती जो शीर्षक कविता है वो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर बिल्कुल लिखी गई थी। भारतेंदु के नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है वो है भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया, ये दूसरा विकल्प है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारतेंदु जी का नारद भक्ति जो सूत्र था उसका भारतेंदु जी ने जो अनुवाद किया है वो किया है तदीय सर्वस्व के नाम से किया है। और जो भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से जो इन्होंने किया है ये किया है सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किया है वो किया है भारतेंदु जी ने भक्ति सूत्र वैजयंती। तो भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से किया है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नारद भक्ति सूत्र का जो अनुवाद किया है वो तदीय सर्वस्व के नाम से किया है और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किया है वो भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से किया है। भारतेंदु ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी। बिल्कुल, भारतेंदु जी ने पैरोडी शैली में भी लिखी है, श्यापा शैली में लिखी है, गाली शैली में लिखी है, लावनी शैली में भी लिखी है, आदि शैलीगत रूपों में बिल्कुल कविताएं लिखी है। इसके बारे में अपन यदि बात करें तो पैरोडी शैली में कविता लिखी है वो भारतेंदु जी ने लिखी है। इनकी रचना है बंदर सभा। बंदर सभा रचना है वो लिखी है इन्होंने पैरोडी में। श्यापा, श्यापा शैली में रचना लिखी है उर्दू का श्यापा। गाली, गाली शैली में लिखी है इन्होंने, ये लिखी है समधीन मधुमास। समधीन मधुमास रचना है वो गाली शैली में लिखी है। लावनी शैली में लिखी है वो लिखी है वर्षा विनोद।
इसके अलावा भारतेंदु जी ने पयार शैली में लिखी है प्रातः समीरन, तथा एक रचना इन्होंने लिखी है मुकरी शैली में लिखी है नए जमाने की मुकरी। तो विकल्प सी है, भारतेंदु ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावणी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है। अंत में है, भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता है वो क्या है, खड़ी बोली में लिखी। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो बी विकल्प है वो मैंने बताया था कि इसमें ये क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को क्या है, अपेक्षितया गौण स्थान मिला है। तो भारतेंदु युगीन यदि अपन भक्ति भावना की बात करें तो भारतेंदु युगीन भक्ति भावना, तीन तरह की भक्ति भावना अपन देख सकते हैं। पहली है, भारतेंदु युगीन कवियों ने निर्गुण प्रकार की भक्ति में इन्होंने रचनाएं लिखी है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देशानुराग भक्ति व्यंजक रचनाएं भी लिखी है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो वैष्णव भक्ति की रचनाएं भी लिखी है। वैष्णव भक्ति की रचनाओं में दो तरह की भक्ति भावना मिलती है, एक मिलती है कृष्ण भक्ति और दूसरी मिलती है राम भक्ति रचनाएं। तो इसमें भी राम और कृष्ण भक्ति की बात करें तो राम भक्ति से ज़्यादा कृष्ण भक्ति की रचनाएं इन्होंने ज़्यादा लिखी है। आगे यदि बात करें, प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त प्राय सभी मुख्य कवि श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख हुए। बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त लगभग सभी कवि है वो श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख हुए। यदि भारतेंदु युगीन श्रृंगारिक विशेषताओं का यदि अपन वर्णन करें तो भारतेंदु युगीन श्रृंगारिक वर्णन में भी अपन देखते हैं, नंबर एक बात है, जो कृष्ण का जो माधुर्य भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्ति से संबंधित माधुर्य प्रकार की भक्ति है वो भी इसमें मिलती है। इसके अलावा भारतेंदु युग में रीतिकालीन जो श्रृंगार है जिसमें अपन देखते हैं नायिका भेद वर्णन है या षड ऋतु है, या इसके अलावा अपन यदि बात करते हैं तो रीतिकालीन नायक नायिकाओं का नक्सिक वर्णन भी अपन भारतेंदु युग के कवियों में देख सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रताप नारायण मिश्र के अलावा जितने भी भारतेंदु युगीन कवि है इन्होंने वर्णन किया है। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रधानतः प्रबंध काव्य की रचना की है। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रबंध काव्य की रचना नहीं की है। भारतेंदु युगीन काव्य में प्रबंध काव्य लिखित हो गए हैं परंतु प्रधान प्रवृत्ति प्रबंध काव्यों की नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य में प्रधान प्रवृत्ति है वो है मुक्तक काव्य, लेकिन कुछ प्रबंध काव्य लिखे भी गए हैं जिसमें प्रथम नाम आता है कंसवध का। कंसवध लिखा है अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। या अपन बात करते हैं अलौकिक लीला या जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला है वो लिखी है प्रेमगंज जी ने। तो थोड़ा बहुत प्रबंध काव्य मिलता है लेकिन प्रधानतः विशेषता इसकी नहीं है। फिर डी है, राम भक्ति काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना इस युग में अधिक परिमाण में हुई है। तो बिल्कुल राम भक्ति काव्य की तुलना मैंने पहले ही कहा था, राम भक्ति काव्य जो वैष्णव भक्ति मिलती है भारतेंदु युग में, उस वैष्णव भक्ति में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना है इस युग में ज़्यादा है। वैष्णव के दो भाग है, एक राम है और एक कृष्ण है। तो राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य हैं वो अधिक मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं कहाँ करुणा दीदी केशव सोए या तरणी तमाल तरुवर बहुसाई आदि, इन रचनाओं में कृष्ण भक्ति काव्य बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसमें अपना सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंदु युगीन कवियों में प्रधान प्रबंध काव्य की रचना की है। प्रबंध काव्य में सबसे अधिक रचनाएं हुई है वो हुई है हिंदी साहित्य की द्विवेदी युग में। हिंदी साहित्य में भी द्विवेदी युग में भी मैथिली शरण गुप्त ने 19 प्रबंध काव्य लिखे हैं, ये अपन पढ़ते आए हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग से मेल नहीं खाती है? तो यहाँ द्विवेदी है। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। बिल्कुल द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख विशेषता ही है, इसमें क्या मिलता है, प्रखर राष्ट्रीयता मिलती है। प्रखर राष्ट्रीयता मिलती है वो किसमें मिलती है? द्विवेदी युगीन काव्य में मिलती है। द्विवेदी युग में असामान्य ईश्वर, ईश्वरावतार, राजा, सामंत, योद्धा कोई स्थान मिला नहीं। द्विवेदी युग में असामान्य ईश्वर, असामान्य की बात नहीं की जाती है, इसमें सामान्य
मानवता का वर्णन मिलता है। द्विविधि युगीन की अच्छी विशेषता है कि द्विविधि युग में सामान्य मानवता का वर्णन पढ़ते हैं। द्विविधि युगीन काव्य क्या हैं? आदर्शवादी और नीतिपरक है। तो द्विविधि युगीन काव्य हैं बिल्कुल आदर्श से भरा हुआ है और क्या है? नीति परक है, जिसमें अपन देखते हैं साकेत है, उदाहरण के रूप में देखें तो पीरिय प्रवास है। पीरिय प्रवास की इरादा है वो लोक मंगलकारी है, जनता के मंगल में वो शामिल है, जनता के सुख दुख में वो शामिल है। इसके अलावा यदि बात करें भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान किया गया है। अतीत के गौरवगान के द्वारा एक भारतीय आदर्श को स्थापित करने का सबसे अधिक कार्य हुआ है, वो हुआ है इसमें द्विविधि युग में। और द्विविधि युग के कई कवि जैसे सियाराम शरण गुप्त है या मैथिली शरण गुप्त है, वो गांधी के आदर्शवाद को लेकर चलते ही है। इस कारण जो द्विविधि युग है वो बिल्कुल आदर्शवादी और नीतिपरक है। द्विविधि युग में वर्ण्य विषय का अद्भुत विस्तार किया। द्विविधि युग के जिस व्यक्तित्व के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा ही है, क्या कहा कि वर्ण्य विषय के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि कविता जो रीतिकालीन कविता की बात अब छोड़ो, अब कविता है वो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु है, या भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य है, या बूंद से लेकर जो समुद्र पर्यंत जल है, या अनंत आकाश है, अनंत पृथ्वी है, अनंत पर्वत है, यानी किसी भी विषय पर अब कविता का विस्तार हो सकता है। इस कारण द्विविधि युग में वर्ण्य विषय का अद्भुत विस्तार किया गया है। तो अपन इसमें गलत आंसर है, वो गलत आंसर या गलत विकल्प भी है, असामान्य की बात नहीं की गई है, सामान्य मानवता की बात की। इसके अलावा द्विविधि युगीन विशेषता की बात की जाए तो द्विविधि युगीन विशेषता में है इति वर्तात्मकता। इति वर्तात्मकता की बात होती है। इति वर्तात्मकता में है कथ्य का विस्तार किया गया। इसमें चरित्र चित्रण का विस्तार न होकर कथ्य का विस्तार कर दिया जाता है इति वर्तात्मकता में। तो इसमें ऑप्शन संख्या है बी। अब अपन प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। द्विविधि युगीन कवियों के संबंध में असंगत कथन है। नाथुराम शर्मा शंकर कविता कामिनीकांत और भारतेंदु प्रज्ञेंदु आदि उपाधियों से विभूषित किए गए। बिल्कुल नाथुराम शर्मा शंकर है, उसको कविता कामिनीकांत और भारतेंदु प्रज्ञेंदु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। इसके अलावा इन्होंने एक लिखा था गर्भरंडा रहस्य काव्य लिखा था, जिसमें इन्होंने वर्णन किया था बाल विधवाओं का। बहुत अच्छा इनका ग्रंथ है और परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है कि गर्भरंडा रहस्य है वो किनका है, तो गर्भरंडा रहस्य ग्रंथ है वो है नाथुराम शर्मा शंकर का। श्रीधर पाठक ने तत्कालीन कवियों में सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति वर्णन किया है। बिल्कुल द्विविधि युगीन कवियों में स्वच्छंदतावाद या हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद के जनक है वो माने जाते हैं श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने अपन देखते हैं तो देहरादून है या कश्मीर सुषमा है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन रचनाओं में किसका वर्णन किया है? इन रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो श्रीधर पाठक ने तत्कालीन कवियों में सबसे अधिक प्रकृति वर्णन किया है। विकल्प संख्या 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली को परिष्कार एवं स्थिरता प्रदान करने वालों में अग्रगण्य थे। महावीर पढ़ते अपन आए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के द्वारा खड़ी बोली का परिसंस्करण किया या खड़ी बोली का परिष्कार किया था। तो अपन बिल्कुल कह सकते हैं सबसे अधिक योगदान खड़ी बोली का परिष्करण करने में है वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से निकली थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का क्या किया? संपादन कार्य किया। और उसमें जो नए नए कवि थे, ब्रज भाषा में पहले लिखने वाले कवि थे, जो खड़ी बोली में आए हैं, उनकी खड़ी बोली का परिसंस्करण करने का कार्य सरस्वती पत्रिका के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। फिर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विविधि युग के प्रमुख सूक्तिकार है। तो ये विकल्प है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है वो सूक्तिकार नहीं है। सूक्तिकार है द्विविधि युग के है वो है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय है वो द्विविधि युग के प्रमुख सूक्तिकार है। रामचरित उपाध्याय ने ग्रंथ लिखा है वो है, इन्होंने एक रामचरित चिंतामणि करके प्रबंध काव्य लिखा है। इसके अलावा रामचरित उपाध्याय के ग्रंथों की बात करें तो देवदूत है या देव सभा है, और सूक्तियाँ लिखी है वो है सुक्ति मुक्तावली।
सुक्ति मुक्तावली नामक रचना में इन्होंने सुक्तियाँ लिखी है। तो इसका विकल्प संख्या है डी है, गया प्रसाद शुक्ल सनई नहीं है, उसकी जगह कौन है, रामचरित उपाध्याय। गया शुक्ल सनई है वो अपन पढ़ते हैं त्रिशूल नाम से देशभक्ति पर कविताएं द्विवेदी युग में लिखने का कार्य करते थे। अब अपन प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। सायावाद के संबंध में कौन सा कथन है वो असंगत है। सायावादी कविता अंतर जगत की ओर उन्मुख होकर सूक्ष्म वक्र और सांकेतिक पदावली में अवतरित होने लगी। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है सायावादी काव्य हैं वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का काव्य हैं। जो द्विवेदी युगीन स्थूलता थी या इतिवृत्तात्मकता थी, अभिधात्मकता थी, उससे अलग होते हुए भाषा में वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया, लाक्षणिकता आ गई, और पदावली है वो सांकेतिक पदावली आ गई। अभिधात्मक या इतिवृत्तात्मक पदावली से थोड़ी हटकर सांकेतिक पदावली में कविताएं लिखी जा सकी और सूक्ष्मता का वर्णन होने लगा। तो सायावादी कविता अंतर जगत की ओर उन्मुख हो गई। एक बहिर जगत चल रहा था, रीतिकाल से लेकर द्विवेदी युग तक एक बाहरी समाज का वर्णन किया जाता था। इससे हटकर सायावादी कवि है वो अपने मन ही मन की बातों को कहने लगा। इस युग में आर्थिक राजनीतिक दासता के विरुद्ध स्वाधीनता केवल राष्ट्रीय ही नहीं, मानव मात्र की स्वाधीनता के मूल्य की प्रतिष्ठा की, बिल्कुल मानव मात्र के कल्याण की बात है वो सायावादी कवि करने लगे। सायावादी कवि पुनर्जागरण से गंभीर रूप से प्रभावित थे, इसलिए उनका क्षेत्र एकदम पलायन, मादकता और निराशापूर्ण था। सायावादी कवियों का पुनर्जागरण से बिल्कुल ये प्रभावित थे, लेकिन इनका साहित्य है वो निराशापूर्ण नहीं है। सायावादी कवियों का जीवन है वो आशा से भरा हुआ है और उनका साहित्य भी है वो आशावान है। सायावादी कवियों ने विषय भाव आदि क्षेत्रों में नए मूल्यों की प्रतिष्ठा की। अपन देखते हैं पंत जी के पल्लव की भूमिका में पूरा का पूरा विषय भाव छंद आदि पर चर्चा की गई है। या छंद की बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विशेष योगदान है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद कहो या रबर छंद कहो या कैंचुआ छंद है उसके क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छंद और भाव है, भाषा है, विषय आदि में नए मूल्यों की बिल्कुल प्रतिष्ठा हुई है। इसके अलावा यदि सायावाद की अपन बात करें विशेषताओं में, तो सायावाद की विशेषताओं में और विशेषताएं मिलती है। कवि अपने बारे में कहने लगे, आत्मा भी व्यंजन, मतलब अपनी व्यंजना में अपनी बातें करने लगे। जैसे देख साधन, देख जीवन जो पाता ही आया विरोध, देख साधन जिसके लिए सदाई किया सो। जैसे निराला जैसे कवि है या पूरे के पूरे सायावादी कवि है, अपने ही अपने बारे में बातें करने लगे। इसके अलावा यदि सायावाद की बात की जाए तो सायावाद में लाक्षणिकता है। सायावाद ने प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया है, प्रकृति को महत्व देने लगे। इसमें नारी से बढ़कर, नारी भावना से बढ़कर जो पंत जैसे कवि है वो प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते। छोड़ ध्रुवों की मृदु साया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसी उलझा दूं लोचन, जैसी बातें ये सायावादी कवि है वो प्रकृति को महत्व देने लगे। दुखवाद भी मिलता है। महादेवी का यदि अपन साहित्य देखा जाए तो दुखवाद की बात भी होती है, जिसमें महादेवी जी वर्मा कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, परिचय इतना इतिहास यही, कल बनी थी मिटास चली, जैसी बातें भी सायावाद के अंदर मिलती है। तो सायावादी में लाक्षणिकता है, प्रकृति को महत्व है, आत्मा भी व्यंजन है, लाक्षणिक सूक्ष्मता है, वक्रता है, सांकेतिक पदावली है। इसके अलावा स्वाधीनता के प्रति मूल्य है, प्रतिष्ठा हुई है। इसके अलावा उसमें है नए मूल्यों की प्रतिष्ठा है आदि सायावादी प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। कौन सी प्रवृत्ति है वो प्रकृतिवाद से मेल नहीं खाती है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, सामाजिक यथार्थवाद है वो प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रथम बार हिंदी साहित्य में प्रथम बार यदि अपन देखते हैं यथार्थवाद मिलता है, तो यथार्थवाद किसमें है, यथार्थवाद है प्रकृतिवाद में। तो प्रकृतिवाद में यथार्थवाद मिलता है। व्यक्तिवादी वायव्य काव्यधारा, व्यक्तिवादी वायव्य काव्यधारा है, ये विशेषता किसकी है, सायावाद की विशेषता है। किसकी है, सायावाद। जन जीवन में सौंदर्यवादी दृष्टि सायावाद की, प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि वो जन जीवन में ही सौंदर्य देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, जिसमें एक सामान्य नारी को महत्व दिया गया। या निराला जी की अपन भिक्षुक कविता देखते हैं तो इसमें वो आता दो टू कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, चल रहा पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया, एक जैसी कविताएं लिखने वाला जिसमें आम जनजीवन का वर्णन मिलता है और एक वास्तव में समाज का एक यथार्थ है, समाज की वास्तविकता है, वो अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा साहित्य, मार्क्सवाद भी साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, साहित्य के द्वारा समाज में बदलाव मानता है। इसके अलावा यदि अपन प्रकृतिवाद की विशेषताओं को देखें
तो प्रकृतिवाद की विशेषताओं में शोषित और शोषक वर्ग की बात की है। शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग के प्रति है वो क्या है, प्रेम है, या शोषित वर्ग के प्रति क्या है, सहानुभूति है। शोषित वर्ग जिसमें मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित वर्ग के प्रति जो प्रगतिवाद है उसकी प्रति सहानुभूति है। जिसमें अपन रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो दिनकर जी कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध पानी, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से सिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। एक तरफ तो शोषक वर्ग है, उसके जो श्वान हैं उन श्वानों को दूध पानी मिलता है, बिस्किट मिलता है, और एक तरफ जो शोषित वर्ग है बेचारा, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन बच्चों को या उन लोगों को केवल वस्त्र तक नहीं मिल पाते हैं, या दो जून का रोटी तक नहीं मिल पाती है, भोजन तक नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। दूसरी है विशेषता अपन देखें तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, वो भी इसकी विशेषता। शोषक वर्ग में है जमींदार वर्ग है, या अपन बात करें तो पूंजीपति वर्ग की बात की जाती है। तो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उन जमींदार वर्ग या पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा है वो प्रगतिवादी काव्य में मिलती है। इसमें अपन यदि देखते हैं तो कवि कहते हैं, वो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, या नष्ट भ्रष्टो जीर्ण पुरातन जैसी बातें हैं वो पंत के मुंह से निकलती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो हिंसक वृत्ति है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए कि हिंसक वृत्ति है या क्रांति है, हिंसक क्रांति को बल देते हैं। प्रगतिवादी लेखक है ये समझते हैं कि हिंसा के द्वारा समाज में बदलाव किया जा सकता है और शोषक वर्ग को दबाया जा सकता है, और सत्ता है वो शोषित वर्ग की हो सकती है। जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जैसे कहते हैं कि मारो 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 अंशिया, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, काटो 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 करवी, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो हिंसा और अहिंसा या हिंसक वृत्ति या क्रांति को बल देता है वो कौन सा वर्ग देता है, वो वर्ग देता है प्रगतिवाद। फिर अपन बात करते हैं प्रगतिवाद में तो नारी के जो यथार्थ सौंदर्य है, नारी के यथार्थ सौंदर्य की बात करता है। सायावाद या रीतिकाल की यदि अपन बात करें तो नारी को केवल और केवल एक भोग वस्तु ही समझा जाता था, लेकिन यहाँ प्रगतिवाद में नारी पुरुष के साथ काम बटाने वाला एक आधा भाग माना गया, या पुरुष बराबर पुरुष के साथ काम करने वाली बताई गई। जैसे निराला की जो कविता है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, नारी है पुरुष के साथ संघर्ष करती हुई दिखलाई गई। तो ये है प्रगतिवाद। उसके आगे अपन चलते हैं। रचना और रचनाकार के संबंध में असुमेलित है। जयशंकर प्रसाद है प्रेम राज्य और कानन कुसुम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वीणा गीतिका, सुमित्रा नंदन पंत है ग्रंथि और गुंजन, माधवी वर्मा है रश्मि और नीच। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की यदि बात की जाए, तो जयशंकर प्रसाद जी ने की कुछ रचनाएं हैं वो द्विवेदी युग में मिलती है, जिसमें प्रेम राज्य है, बब्रुवान है, सौको श्वास है, या यदि अपन बात करें महाराणा का महत्व है, या प्रेम पथिक है, अयोध्या का उद्धार है, आदि रचनाएं हैं। ये द्विवेदी जी की है, द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अलावा यदि जयशंकर प्रसाद की सायावादी रचनाओं की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की सायावादी रचनाएं झरना है, या आंसू है, या लहर है, या अपन पढ़ते हैं कमायनी 1935 ईस्वी में। तो ये रचनाएं हैं, ये है सायावादी। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम भी आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको देखना है झरना, आंसू, लहर और कमायनी। आगे अपन तो इसमें कानन कुसुम और प्रेम राज्य है, ये दोनों हैं द्विवेदी जी की रचनाओं में पूछा जाए तो ये द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं। इसके आगे अपन देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं गीतिका है, इसके परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, आदि रचनाएं हैं। परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास है, ये रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सायावादी। इसके अलावा यदि प्रगतिवादी बात की जाए तो कुकुरमता है, या अपन देखते हैं राम की
शक्ति पूजा है आदि रचनाएं अपन को देखने को मिलती है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सायावादी रचनाओं का क्रम है। इसके अलावा अपन देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं, इसमें आपको मिलेगी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और एक रचना है गुंजन। ये सायावादी रचना है उसमें मिलती है। वीणा रचना है, वीणा रचना यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिख दी गई है, लेकिन वास्तव में वीणा रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। यहाँ विकल्प संख्या बी तो गलत है। उसके अलावा यदि इसकी सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए तो युगवाणी है, युगांत है, इस प्रकार की रचनाएं भी लिखी गई है। इसके अलावा महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा की सायावादी रचनाएं हैं नियार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है और सांदेह गीत जैसी रचनाएं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आगे है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद से मेल नहीं खाती है? रासोन्मुखी मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है वो प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा व्यक्तिवन के सत्यों का उद्घाटन भी अपन इसमें देखते हैं। ठोस बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता पर बल, ये नहीं है, ठोस बौद्धिकता के स्थान पर नहीं है। प्रयोगवाद की विशेषता है बौद्धिकता, बौद्धिकता है, नवीनता है, प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक क्षण को महत्व देते हैं, इसका क्षणवादिता है आदि ये विशेषताएं हैं, ये प्रयोगवाद की विशेषता है। भावुकता पर प्रयोगवादी कवि है वो बल नहीं देते हैं। क्षणों की अनुभूति का चित्रण ये आ गया, तो इसमें अपन देखते हैं सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठोस बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता पर बल मिलता है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 25, नई कविता की विशेषता है। नई कविता की विशेषता है, 3 विशेषताएं नहीं है और 1 विकल्प की विशेषता है वो है जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टि। जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टि नहीं मिलती है, नई कविता में जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है। जीवन को पूर्ण स्वीकार कर भोगने की लालसा, तो जीवन को पूर्ण स्वीकार कर भोगने की लालसा है ये नई कविता की विशेषता है। वर्गीय चेतना ये है, ये नई कविता की विशेषता नहीं है। वर्गीय चेतना है ये है प्रगतिवाद की विशेषता। इसके अलावा कथ्य और दृष्टि में सीमितता, दृष्टि और में सीमितता नहीं है, कथ्य और दृष्टि के क्षेत्र में नई कविता और भी विस्तृत हो जाती है। तो अपन इसके अलावा प्रयोगवाद की जो विशेषता है नवीनता है या क्षणवादिता है या जो विशेषताएं मिलती है वो नई कविता में भी मिलती है। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प संख्या बी है, वो पूर्ण स्वीकार कर भोगने की लालसा है वो नई कविता की विशेषता है। रचना और रचनाकार के संबंध में असुमेलित है। अज्ञे, चिंता, माँ वृक्ष के नीचे, गिरिजा कुमार माथुर, साया मत, चूना मत और कल्पांतर, नागार्जुन, तुमने कहा था और तालाब की मछलियाँ, शमशेर बहादुर सिंह, इतने अपने पास और भीतरी नदी की यात्रा। तो सर्वप्रथम यदि अपन बात करें अज्ञे की रचनाओं की बात करें तो अज्ञे की रचना में अपन देखते हैं चिंता है, भगन दूत है, हरी घास में क्षणभर, या अपन देखते हैं इत्यल में है, या बावरा अहेरी है, बावरा अहेरी में है, इसमें सूर्य को बावरा अहेरी कहा गया है, या आंगन के पार द्वार है, या नदी की बांक छाया है, और जो माँ वृक्ष के नीचे हैं आदि रचनाएं हैं वो अज्ञे की मिलती है। इसके अलावा गिरिजा कुमार माथुर की रचना है साया मत, चूना मन, कल्पांतर, इसमें अपन को देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं, तो अपन देखते हैं पृथ्वी कल्प है या और कल्पांतर है। इसके अलावा अपन देखते हैं साया मत, सुना मन है, मंजीर है, शिला पंख समकीले हैं आदि रचनाएं अपन को देखने को मिलती है। अब अपन देखते हैं नागार्जुन, नागार्जुन की है तुमने कहा था, तालाब की मछलियां हैं, बिल्कुल नागार्जुन जी की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने अपने पास, भीतरी नदी की यात्रा है, ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं की यदि अपन बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है इतने अपने पास, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष। इसके अलावा अपन देखते हैं
सुका भी नहीं हूँ, काल तुमसे ओढ़ है मेरी, आदि रचनाएं हैं। ये अपन किसकी पढ़ते हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी की पढ़ते हैं। तो भीतरी नदी की यात्रा है, ये है गिरिजा कुमार माथुर की। विकल्प संख्या डी है वो बिल्कुल राइट होगा। निम्न कवियों पर विचार कीजिए। राजकुमार, कुंभज, नंद किशोर आचार्य, कुंवर नारायण, राजेंद्र किशोर और विजयदेव नारायण साई। उपयुक्त में से चौथा सप्तक के कवियों का एक संगत जोड़ा है, वो कौन सा है? तो अपन तार सप्तक या तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक संकलित किया गया था 1943 में अंग्रेजी के द्वारा। इसमें तार सप्तक में क्या होता है? तार सप्तक में 7 कवियों की एक ही जैसी भाव और एक ही जैसी विशेषताओं के आधार पर 7 कवियों की रचनाओं को एक साथ ही संकलित कर लिया जाता है। तो तार सप्तक का संकलन किया गया 1943 में। तो दूसरा सप्तक का संकलन या संपादन वो भी अंग्रेजी के द्वारा किया गया 1951। और तीसरा सप्तक है उसका संकलन अंग्रेजी के द्वारा किया गया 1959। और चौथा सप्तक का संकलन किया गया 1969। तार सप्तक इन सभी में 7 कवियों का एक समूह है। तो प्रथम तार सप्तक के कवियों की यदि अपन बात करें, तार सप्तक के कवियों में प्रथम नाम आता है अगे का, उसके बाद आता है राम विलास शर्मा, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिसन जैन और नाम आता है भारत भूषण अग्रवाल का। तो 7 कवि है इसमें, अगे रामविलास शर्मा, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिसन जैन और भारत भूषण अग्रवाल। तो प्रथम तार सप्तक है 1943। तार सप्तक को प्रथम सप्तक नहीं कहा जाता है, तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है। अगली अपन बात की जाए तो दूसरे सप्तक, दूसरा सप्तक होता है, दूसरा सप्तक है 1951। दूसरे सप्तक के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा दूसरा कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो इन 7 कवियों के नाम अपन को देखने को मिलते हैं। अगले सप्तक की बात की जाए तो तीसरा सप्तक है। तीसरे सप्तक का संकलन आगे के निर्देशन में हुआ है 1959 ईस्वी में। तीसरे सप्तक के कवि है कुंवर नारायण, प्रथम कवि है कुंवर नारायण। तो यहाँ भी कुंवर नारायण का नाम आ जाता है, तो कुंवर नारायण चौथे सप्तक में तो आएंगे ही नहीं। दूसरे कवि है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये नाम भी महिला कवित्री है, तो महिला कवित्री का नाम भी आ सकता है। फिर है विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही भी किस सप्तक में है? तीसरे सप्तक में है। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम अपन देखने को मिलता है। और फिर है मदन वात्सायन। और अपन देखते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। 7 कवि है वो है तीसरे सप्तक में, 1959 में संकलन हुआ है। अब अपन चौथे सप्तक की बात करें जो ये प्रश्न पूछा गया है। चौथा सप्तक है, चौथे सप्तक का संकलन हुआ है 1979 ईस्वी में। पहले 1969 ईस्वी बता दिया होगा, लेकिन इसका संकलन किया गया है 1979 ईस्वी में किया गया। इसमें है अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, इसके अलावा स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं श्री राम वर्मा और अपन पढ़ते हैं राजेंद्र
किशोर और एक नाम अपन महिला का पढ़ते हैं सुमन राजे। तो ये 7 कवि है, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा और सुमन राजे। तो अपन इसमें देखते हैं राजकुमार कुंभज 4थे शतक में हैं, नंद किशोर आचार्य हैं वो भी 4थे शतक में नाम मिल जाता है, कुंवर नारायण और विजय देव नारायण अपन को 3रे शतक मिलते हैं, और राजेंद्र किशोर है वो भी अपन को कहाँ मिल जाते हैं 4थे शतक में मिल जाते हैं। उपयुक्त में से 4थे शतक के कवियों का संगत जोड़ा है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 है वो 3रे विकल्प में है। असुमेलित कीजिए। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश की रचनाओं की बात की जाए, उदय प्रकाश वर्तमान में पिछले 4-5 वर्ष की भर्ती परीक्षाओं में उदय प्रकाश से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। समकालीन कविता 1960 के बाद की जो कविता या 1980 के बाद की कविता है उसमें इनका उदय प्रकाश का नाम है वो मुख्य लिया जाता है। उदय प्रकाश की रचनाओं, काव्य रचनाओं की बात की जाए तो उदय प्रकाश की रचनाएं हैं क से कबूतर, ये रचना काव्य रचना है। रात में हारमोनियम, इसके अलावा अपन अबूतर, कबूतर, ये रचनाएं हैं वो किसकी है, उदय प्रकाश जी की है। इसके अलावा लीलाधर जंगुड़ी की रचनाओं की बात की जाए तो लीलाधर जंगुड़ी की रचनाएं हैं घबराए हुए शब्द है, रात अभी जारी है, रात अभी मौजूद है, अपन इसको सही कर लेते हैं, रात अभी मौजूद है। इसके अलावा अपन है नाटक जारी है, ये लीलाधर जंगुड़ी जी की प्रसिद्ध रचनाएं है। इसके अलावा अपन बात करें कैलाश वाजपेयी जी की बात करें तो कैलाश वाजपेयी की महासोपन का मध्यांतर और एक प्रसिद्ध रचना है हवा में हस्ताक्षर। तो हवा में हस्ताक्षर और महासोपन का मध्यांतर है, ये रचना है किसकी है, कैलाश वाजपेयी जी की है। अब है अरुण कमल। अरुण कमल की यदि रचनाओं की बात की जाए, अरुण कमल की रचनाएं हैं पुतली में संसार है, सबूत है, या नए इलाके में है, या इनकी रचना है और इनकी रचना है केवल अपनी धार, सारा लोहा उन लोगों का केवल अपनी धार, आदि रचनाओं के रचयिता है ये है अरुण कमल। अरुण कमल है पुतली में संसार, सबूत, नए इलाके में और केवल अपनी धार। इसके अलावा ये रचना लिखी है दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा है, दुष्चक्र में सृष्टा, ये रचना लिखी है, ये लिखी है वीरेंद्र डंगवाल की। तो वीरेंद्र डंगवाल की ये रचना है, इस कारण विकल्प संख्या डी है वो क्या है, गलत आंसर है। ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों का कर गए हैं कुछ। उपयुक्त पंक्तियां किस प्रयोगवादी कवि की है, तो इसका विकल्प संख्या 1 है, आगे हैं, ये विकल्प संख्या 1 है वो बिल्कुल सही विकल्प। इसके अलावा यदि आगे की पंक्तियों की बात करें तो एक इस पंक्ति को भी पूछते हैं, अधिक बासन घिसने से मुलम्मा सूट जाता है। इसके अलावा यदि बात करें धैर्य धन नत ग्रीव गद्दा है मूत्र संसिका वाला ये कथन है, ये भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा है साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये पंक्तियां हैं, ये आगे की पंक्तियों को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये भी है तो इसमें भी भाव धारा को पूछ लिया जाता है, इसमें नई कविता या प्रयोगवाद की किस भाव धारा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें है नई शैली या एक प्रतीकवाद है या नए प्रतीक है नई कविता में, तो नए प्रतीकों या नई शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है। आगे की मुक्ति बोध की यदि पंक्तियों की बात की जाए तो मुक्ति बोध की पंक्तियों में है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया अब तक क्या जिया, इस पंक्तियों को भी पूछा जाता है। या मुक्ति बोध की कविताएं तोड़ने होंगे गढ़ और मंदिर, ये पंक्तियां भी काफ़ी कुछ पूछी जाती है। या भवानी प्रसाद मिश्र है गीत फरोश की पंक्तियां पूछी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह की काल तुझसे ओढ़े मेरी, इसकी पंक्तियों को पूछा जाता है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं दलित कविता एवं रचनाकार के संबंध में असुमेलित है, तो डॉक्टर धर्मवीर की है हीरामन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है सदियों का संताप, और सूरजपाल चौहान है हम आज़ाद है। तो ये रचना है सूरजपाल चौहान की नहीं है, ये रचना है भीम सागर NR सागर की रचना है। सूरजपाल चौहान की रचना है मैं क्यों विश्वास करूं, और सोनपाल
सुमनाक्षर की रचनाएं सिंधु घाटी है वो बोल उठी। तो इसमें विकल्प संख्या सी है वो राइट आंसर होगा। सूरजपाल चौहान हम आजाद है भीम सागर की रचना। कौन सी काव्य रचना अनामिका की नहीं है? तो अनामिका की रचना है कविता में औरत, खुरदरी, अतेलिया, बीजाक्षर आदि रचनाएं हैं। आदि रचनाएं किसकी है? अनामिका की रचना। अनामिका है आधुनिक आजकल अनामिका है वो सरसित कवित्री के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है और काफ़ी कुछ परीक्षाओं में है, सहायक भर्ती परीक्षा है या व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अनामिका से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो कविता में औरत है, खुरदरी, अतेलिया है या बीजाक्षर रचना है, ये किसकी है? अनामिका की है। थपक थपक दिल थपक थपक है, ये अनामिका की नहीं है, ये है गगन गिल की रचना है। तो इसका डी विकल्प है वो बिल्कुल क्या है? गलत होगा। इस प्रकार हमने इन प्रश्नों की 31 प्रश्नों की व्याख्या करवाई है। कल इससे आगे की व्याख्या करवाई जाएगी। हमें आशा है, विश्वास है कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इस प्रकार हम एक जो टेस्ट सीरीज 2 है वो है लगातार हमारी चल रही है। टेस्ट सीरीज 2 का ये प्रथम टेस्ट है। इस प्रथम टेस्ट से संबंधित आपको ये 31 प्रश्नों की व्याख्या करवाई गई है। इस प्रकार हम ये प्रश्नों की व्याख्या है वो लगातार करवाते रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज 2 1 दिसंबर 2024 से अपने स्टार्ट हुई है और इसका द्वितीय टेस्ट होगा 8 दिसंबर 2024 को द्वितीय टेस्ट होगा और 15 दिसंबर से अपने ये नियमित रूप से टेस्ट है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो बाड़मेर शहर के आसपास रहने वाले सभी विद्यार्थी है, इसका पता है हमारा सामुंडा चौराहे के पास। फ़ोन नंबर या आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको सूचित कर दिया जाएगा और इसकी व्याख्या है हम लगातार ऑनलाइन व्याख्या है वो करवाते रहेंगे। ठीक, शुभ रात्रि, धन्यवाद।